नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय रीट की जो मॉडल पेपर है और जिसमें सामाजिक विज्ञान, एसएसटी, संस्कृत और हिंदी और शिक्षा मनोविज्ञान, इन चारों के जो मॉडल पेपर हैं वो बारी बारी से समय समय पर हम लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। आशा करता हूँ कि पिछले जो हिंदी, एसएसटी और शिक्षा मनोविज्ञान के जो वीडियो हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो भी जो है आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करें। अपने प्रश्न, आपने ये जो 20 प्रश्न आएंगे इसमें आपके कितने सही हुए आप ये भी कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर से कमेंट करें। अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आने वाले वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के उपस्थित होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये मैजिकल तरीके से चलने वाला वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान समझ आऊँगा, हिंदी के शिक्षण विधि से संबंधित है। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। देखो और लिखो, ये जो शिक्षण विधि है वो किस में प्रयुक्त होती है? निबंध रचना में, मौखिक रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या उपयुक्त सभी में? तो इसमें देखो और लिखो यानी कि प्रश्न को देखना है और आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। तो देखना और लिखना ये किसके अंतर्गत आता है? मौखिक में केवल मौखिक बातें होती है, शुद्ध अभिव्यक्ति में केवल आपको शुद्ध बोला जाता है, लेकिन निबंध जो रचना होती है उसमें आप स्वतंत्र होकर के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर, अनुवाद, व्याख्यान या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय जो भाषा है उसकी शिक्षण विधि कौन सी है? तो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? अनुवाद विधि। तीसरा प्रश्न है भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? मौखिक, लिखित या मौखिक और लिखित दोनों या साहित्यक? तो भाषा शिक्षण का आधार जो है वो मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। अगला जो प्रश्न है भाषा अधिगम के कारक होते हैं। भाषा अधिगम के कौन से कारक हैं? भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या ये सारे उपयुक्त सभी जो उपरोक्त लिखे गए हैं ये तीनों। तो भाषा अधिगम के जो कारक होते हैं वो व्याकरण भी होती है, भाषा कौशल भी होती है और भाषा विज्ञान भी होती है। दोस्तों, अगला पांचवा प्रश्न है द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है? जो भाषा है द्वितीय भाषा यानी कोई अन्य भाषा है और उसका जो व्याकरण है उसकी मातृभाषा में शब्द से अनुवाद किस भाषा में हम करते हैं? द्विभाषा विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात किसकी कर रहा है? व्याकरण की, और मातृभाषा में उसका शब्द से अनुवाद। तो वो व्याकरण के नियमों को भी बताएगा और उसका शब्द से अनुवाद भी करेगा। तो ये कौन सी विधि हुई? व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों, ये सवाल आपको कैसे लग रहे हैं और आपके कितने ये सवाल सही हो रहे हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये L1 और L2 दोनों के लिए ही बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप जो है अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन है? B.S. ब्लूम, डेजी मॉर्विन डेविस या किलपैट्रिक? तो पर्यवेक्षित की बात कर रहा है, प्रायोजना, यदि प्रायोजना होता तो किलपैट्रिक हो जाता। तो देखते हैं कौन है। जी हाँ, डेजी मॉर्विन पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। सातवां सवाल है शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। शिक्षक के निर्देशन में
मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर, यानी छात्र जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है स्वाध्याय के लिए, अपने अध्याय के लिए इस विधि को रचना में वो पूरा करता है। तो वो कौन सी विधि है? समवाय विधि, प्रदर्शन विधि, डाल्टन विधि या व्याख्या विधि। तो इसमें ये कह रहा है कि छात्र स्वतंत्र होकर के जो है उसको खुला छोड़ दिया जाता है और फिर वो स्वाध्याय करता है। तो ये खेल खेल की विधि होती है डाल्टन विधि। अगला जो सवाल है, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो आगमन विधि जो है वो उदाहरण से नियम की ओर है, अज्ञात से ज्ञात की ओर है, नियम से उदाहरण की ओर है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। तो जो आगमन विधि होती है उसमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद उसके नियम बताए जाते हैं। शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है और छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। पहले शिक्षक बोलेगा, उसके बाद छात्र बोलेंगे। ये कौन सी विधि है? व्याख्या विधि, ध्वन्यात्मक विधि, अनुकरण विधि या इनमें से कोई नहीं? तो आप समझ ही गए होंगे, पहले शिक्षक बोलेंगे और उसके बाद में छात्र बोलेंगे। तो ऐसी विधि को हम क्या कहेंगे? अनुकरण विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्यों का हम जब वर्गीकरण करते हैं तो उसमें किसमें वर्गीकरण करते हैं? उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी? तो शिक्षा को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जब भी आप प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो उसमें इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि प्रश्न जो है वो ज्ञानात्मक होने चाहिए, भावात्मक होने चाहिए, क्रियात्मक होने चाहिए, वस्तुनिष्ठात्मक होने चाहिए। इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो ये सभी उद्देश्यों को हम ध्यान में रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से खेल विधि नहीं है। अक्सर हमें ये ध्यान रखना होता है कि नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। अंत में जो समय दिया हुआ है हमें इस पे ध्यान रखना होता है, नहीं है या है। व्याख्यान विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि या मोंटेसरी विधि? तो हम सब ये जानते हैं कि व्याख्यान विधि खेल विधि नहीं होती है। ये अध्यापक के द्वारा व्याख्यान दिया जाता है। 12वां प्रश्न है, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। पेस्टोलॉजी विधि, व्याख्या विधि, मोंटेसरी विधि या जैकटर्ट विधि? तो व्याख्या विधि जो है वो लेखन की मुख्य विधि नहीं होती। इसके अंतर्गत लेखन पेस्टोलॉजी, मोंटेसरी और जैकटर्ट विधि है, ये इसमें लेखन करना उनको सिखाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शामपट, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन या एपिस्कोप? तो भाषा शिक्षण शुद्ध उच्चारण की बात कर रही है। शुद्ध उच्चारण में क्या होता है? पहले उसको कुछ शब्द सुनाए जाते हैं, फिर वो लिखवाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी जो होते हैं वो लिंग्वाफोन के अंतर्गत उसको शब्द बुलवाए जाते हैं और जैसे वो फोन बोलता है फिर वैसे के वैसे ही वो छात्र भी अनुकरण करता है। कठिन शब्दों के लिए लिंग्वाफोन प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या उपयुक्त सभी? तो ये बात कर रहा है गद्य की। तो गद्य में उद्बोधन भी किया जाता है, प्रवचन भी किया जाता है और जो स्पष्टीकरण यानी काठिन्य निवारण भी साथ साथ में करवाया जाता है, जिसका हमने पहले जो वीडियो था उसमें इस पे थोड़ी सी चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है? वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है अनुकरण, संप्रेषण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वाचन शिक्षण की जो विधि है वो अनुकरण भी है और संप्रेषण विधि भी मानी जाती है। अगला जो सवाल है, कविता का अर्थ है? कविता का क्या अर्थ है? रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, यानी कि कविता में रागात्मक प्रवृत्ति का संशोधन भी होता है, जीवन की समालोचना भी होती है क्योंकि कवि जो है अलग अलग विषयों पे बातें लिखता है, और संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति भी होती है। अगला है, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इकाई
पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम या डेविस? तो इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। अगला जो प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना का उपागम इनमें से कितने सोपान या पद हैं? 5, 6, 2 या 8? तो कितने हैं जी? हर्बर्ट की पंचपदी योजना में पाठ उपागम कितने बताए गए हैं? 5। दोस्तों अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं ज़रूर चर्चा करूंगा कि कितने जैसे प्रस्तुतिकरण वो अलग अलग कौन कौन से पद हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के इन 5 के नाम ज़रूर से लिखें। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन है? भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का जो प्रवर्तक है वो कौन है? मॉरिसन है, किलपैट्रिक है, ब्लूम है या किकपैट्रिक है? तो मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? बीएस ब्लूम। और अंतिम प्रश्न है आज का लास्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता, कई उत्तर होते हैं, वैधता एक ही उत्तर होता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि वस्तुनिष्ठ जो होता है उसमें विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, एक ही उत्तर आता है। चाहे कितने भी लोग उसको चेक करेंगे तो एक ही उत्तर आएगा, एक ही परिणाम आएगा। लेकिन इसके कई उत्तर नहीं होते हैं, ये केवल व्याख्या विधि में ही संभव होता है। तो देखते हैं इसका उत्तर, जी हाँ, इसमें कई उत्तर होते हैं, इस प्रकार की इसकी विशेषता नहीं होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।